नमस्कार। हम लेकर के आए हैं 2014 के जो हैं, जिसमें हम 2014 के पेपर, जिसमें आपको हिंदी सॉरी इंग्लिश और संस्कृत में विकल्पी जो हैं, विकल्प के रूप में भाषाएं चुननी होती हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं अंग्रेजी चुनते हैं और कुछ संस्कृत हैं। तो हम आपको इसमें संस्कृत का पेपर जो है लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम 2014 के जो क्वेश्चन हैं उसको लेके आए हैं और साथ में उसके आंसर भी आपके समक्ष ले आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे उसमें 2014 के जो क्वेश्चन थे वो किस तरह से थे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चनों को उठा करके हमारे साल दर साल के पेपर से ही क्वेश्चन उठा करके हमारा नया पेपर बनता है। तो आपकी जो है तैयारी को और आसान बनाने के लिए हम संस्कृत के जो है पेपर को देखते हैं कि किस तरह के पेपर आए हैं। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी है समझने में, यहाँ पे आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं संस्कृत। अब ये जो है एक वैकल्पिक भाषा होती है। जिस किसी को अगर चुनना है इंग्लिश तो वो इंग्लिश चुनेगा, और जिसको संस्कृत चुनना है वो संस्कृत चुनेगा। तो यहाँ पे क्या है, परीक्षा में निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प चुना है। अब ये भाषा 2 होता है, तो उसका विकल्प चुना है तभी आप संस्कृत को या फिर भाषा 2 को पढ़ेंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ दें। तो जो लोग संस्कृत की भाषा को लिए हैं उनके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, वो ध्यान दें। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 30 से लेकर के जो है 60 तक हमारा हिंदी है, और 60 के बाद हमारा 61 से लेकर के हमारा शायद 90 तक जो है इसका क्वेश्चन रहता है। हाँ, 90 तक जो है हमारा, 60 से लेके 90 तक हमारा संस्कृत का रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं। ए पूर्ण पूर्ण से अंश की ओर, बी आगमन से निगमन की ओर, सी अनुभव से तर्क की ओर, या डी अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो हमारा किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। अब हमारा जो है ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमको विकल्प ऐसे मिलेंगे, लेकिन हमारा जो पेपर है उसमें हम आपके लिए आंसर भी लेके आए हैं ताकि आपको समझने में अच्छे से समझ आए, आसानी हो। तो हमारा आंसर जो है ये देखते हैं क्या इसमें दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, जहां सामान्य कथन के आधार पर विशेष निर्णय निकाला जाए वहां निगमन पद्धति होती है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। और जहां विशेष उदाहरण के आधार पर सामान्य कथन किया जाए वहां आगमन पद्धति होती है। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, सोहन मरणशील है, अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। यहाँ पर राम, श्याम और सोहन को उदाहरण बनाकर सभी मनुष्यों के मरणशील होने का नियम निगमित होता है, निगमित होता किया जा रहा। अतः उदाहरण देकर नियम प्रस्तुत करने की पद्धति आगम से निगमन की ओर हो चलती है। हमारा सही आंसर वहां पे होगा डी, क्वेश्चन नंबर 62। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। विकल्प दिया है वैज्ञानिक पद्धति पर, बी मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, सी अवैज्ञानिक पद्धति पे, या डी इनमें से सभी। तो हमारा जो आंसर है इसमें क्या दिया है, महर्षि पाणिनि के विचरित 14 माहेश्वर श्रुतों में संस्कृत वर्णों का क्रम निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं प्रत्याहारों तथा पूर्वोल्लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान कर लें। तो महर्षि पाणिनि जो द्वारा रचित, विरचित मतलब रचित है 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्र जो है उसी से क्रम, उसके
वर्णों का क्रम के आधार पर यह वैज्ञानिक पद्धति है। तो सही आंसर हमारा होगा ए, वैज्ञानिक पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। शिक्षक कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है ए, केवल आंतरिक, बी केवल बाह्य, सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों, डी अप्रत्यक्ष। आंसर है शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन केवल आंतरिक या केवल बाह्य मूल्यांकन न होकर आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का संयुक्त मूल्यांकन होता है, जबकि अप्रत्यक्ष मूल्यांकन भी एकांकी है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। सही आंसर होगा हमारा सी। लोको नियमत नियमत इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित, यह इसका विकल्प है लोको नियमंतत इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है ए मृच्छकटिके, बी मेघदूते, सी रघुवंशे या डी अभिज्ञान शाकुंतले। अभिज्ञान शाकुंतले। यहाँ पे आंसर देखिए, याते कतो शिखरम परिरोषधीना भावा स्वीकृतो ऋणपुरः सर एकतोत्तर तेजोद्वस्य युगपदस्य व्यसनोदयाभ्या लोको नियमत इवानमत तथा तरेषु। यह श्लोक जो है, यह श्लोक महाकवि कालिदास विचरित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक है, जिसका अर्थ है एक ओर चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पे जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहे हैं। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के अवस्था विशेषों में मानो शिक्षित किया जा रहा हो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पे हमारा ये पूछा है कि किस से श्लोक लिया गया है, तो हमारा जो है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक है, ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। अशुद्ध वर्ण विपर्य, शुद्ध अशुद्ध आगम, सी अशुद्ध वर्ण लोप या शुद्ध मात्रा भेद। आंसर है हमारा चिन्ह के स्थान पर चिन्ह अर्थात ह प्लस न तथा न ह हो जाना, यहाँ पर वर्ण विपर्य तथा चिन्ह होने पर अशुद्ध वर्ण विपर्य है। चिन्ह का अचिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्णागम है, जबकि चिन्ह का चिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्ण लोप है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा ए, अशुद्ध वर्ण विपर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है। ए टेप रिकॉर्डर, बी टेलीविजन, सी फ्लैश कार्ड या डी सिनेमा। आंसर दिया है टेलीविजन तथा सिनेमा दोनों श्रव्य तथा दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री है, जबकि टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य सामग्री है तथा फ्लैश कार्ड केवल दृश्य सामग्री है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ये टेप रिकॉर्डर। यहाँ पे सिर्फ सुनने का बता रहा है कि सुनने का अधिगम सामग्री क्या है, तो वह टेप रिकॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, न पादपो मूल्य न शक्तिरम शीलोश्चये मूर्छति मारुतस्य श्लोकांश उद्धृत। यह किस श्लोक से उद्धृत है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये किरातार्जुनीयम, सी रघुवंशम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम से या उत्तर रामचरित से। अब यहाँ पे आंसर दे रहा है, यह महाकवि कालिदास विचरित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर का 34वां श्लोक है। यहाँ पे अगर पूछ लिया कि यह श्लोक किस सर्ग से लिया गया है,
तो आप रघुवंशम, तो आप बताएंगे रघुवंशम महासर के द्वितीय सर का 34वां श्लोक है। क्वेश्चन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी गीत काव्य या डी नाटक। आंसर है क्या हमारा, कालिदास ने कुमार संभव तथा रघुवंशम नाटक नामक 2 महाकाव्य तथा मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशी नामक 3 नाटक और मेघदूत तथा ऋतु संहार नामक 2 गीत काव्यों की रचना की है। तो ये हमारा यहाँ पूछ रहा है ऋतु संहार क्या है, तो ये है गीत काव्य। सही आंसर होगा हमारा गीत काव्य। यहाँ पे ऋतु संहार को गीत काव्यों का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श के रचनाकार हैं? ए भवभूति, बी कालिदास, सी दंडी या डी भारवी। तो काव्यादर्श के रचनाकार हैं, काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं, जबकि भवभूति ने उत्तरा रामचरित, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा भारवी ने किरातार्जुनीय जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी दंडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कालिदास विचरित नाटक नहीं है। यहाँ पे कुछ नाटकों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें पूछ रहा है ये कालिदास द्वारा रचित नाटक इसमें कौन सा नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी स्वप्नवासव दत्तम या डी विक्रम उर्वशी। तो यहाँ पे सी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रम उर्वशी कालिदास विचरित नाटक है, जबकि स्वप्न वासव दत्ता रचयिता भास हैं। अब यहाँ अगर पूछ दे कहीं आंसर में आ जाए कि भास विचरित नाटक कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता का अगर कहीं नाम आए तो आप महाकवि भास को लिख सकते हैं। भास हमारा सही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। अब ये मेघदूत इनकी कृति क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। ये नाटक, बी महाकाव्य, सी आख्यायिका या डी गीतिकाव्य। आंसर है महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत गीत काव्य का उज्जवल माणिक्य है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, गीतिकाल। यहाँ पे गीतिकाल का उज्जवल माणिक्य है। यह कालिदास की पौढ़ एवं परिकृष्ट कृति है। इसमें 51 पद्य हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अगर पूछ दिया कि मेघदूत में कितने पद्य हैं, अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएं कि महाकवि कालिदास के अनुपम कृति मेघदूत में कितने पद्य हैं, तो हम लिख सकते हैं 115। ये हमारा 115 सही रहेगा। ये हमारे कम से कम इसमें भी अगर इस तरह के कई आंसर हमारे इसमें भी मिल जाएंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी गद्य काव्य का नायक है। कादंबरी गद्य काव्य का नाटक है। ये पुंडरीक, बी तारापीठ, सी चंद्रापीठ या डी सुकनाक। कादंबरी नायक का चंद्रपीठ है। जो यहाँ का नायक, कादंबरी का जो नायक है वह चंद्रापीठ है, जो प्रथम जन्म चंद्रमा, द्वितीय में चंद्रापीठ तथा तृतीय जन्म में शूद्रक हुआ। जबकि वैशंपायन प्रथम जन्म में पुंडरीक, द्वितीय में वैशंपायन तथा तृतीय जन्म में सुकनास हुआ। वही तारापीठ चंद्रापीठ के पिता थे। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सी चंद्रापीठ। कादंबरी महाकाव्य के नायक जो हैं वो चंद्रापीठ हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कीदृश वचः दुर्लभम भवति। उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण कीजिए। सत्यम, बी प्रियम या सी हित मनोहारी च या डी मनोहारी।
अब यहाँ पे आंसर दे, किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग के में युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त बनेचर वृत्तांतों का ज्ञाता होकर दैत्यवन में आकर युधिष्ठिर से कहता है कि आप मेरे प्रिय तथा अप्रिय वचन को सहन करें, क्योंकि हित मनोहारी च दुर्लभम होती। तो यहाँ पे कीदृश वचन दुर्लभम, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मनोहारी। यहाँ पे सही जो है हमारा, सॉरी मनोहारी नहीं, हितम मनोहारी च, ये हमारा सही आंसर सी होगा, हितम मनोहारी च। अगला क्वेश्चन है, सफरी पद पर्यायवाची है, सफरी पद पर्यायवाची है, ये शत्रु का, बी मीन का, सी समुद्र का, या डी शंभु का। आंसर है सफरी पद मीन या मछली का पर्यायवाची है, जबकि शत्रु दुश्मन तथा समुद्र सागर का और शंभु शिव का पर्यायवाची है। तो सही आंसर हमारा होगा मछली, मछली या मीन। क्वेश्चन नंबर 75, सुकर्मक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ए निष्कर्म, बी सुकर्म, सी कुकर्म, या डी दुष्कर्म। तो सही आंसर डी सुकर्म का विपरीतार्थक दुष्कर्म होता है, जबकि सुकर्म और कुकर्म परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। तो सही आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, ए अल, बी अच, सी अट अट, या डी अम। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, अच अ ई उ री ली ए औ अतः अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, जबकि अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी अच। अगला क्वेश्चन है, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है, ए तालु, बी कंठ, सी नासिका, या डी मूर्धा। आंसर है उंगलमानान नासिका च, अर्थात न का उच्चारण स्थान अतिरिक्त रूप में नासिका भी है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नासिका। अगला क्वेश्चन है, महर्षि महर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है, ए दीर्घ, बी अयाद, सी गुण, या डी वासरी। आंसर है ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्ष। यहाँ पर ब्रह्मा के मकारोत्तरी य के पश्चात री यच है, अतः आद गुण से गुण की प्राप्ति होकर पूर्ण रपह की सहायता से उस गुण के रपर होने पर अ बनता है। अतः ब्रह्मा और शी में र का जल लुम्बिका न्याय से ऊर्ध्वगमन होकर ब्रह्मर्ष रूप में सिद्ध हुआ है। यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा शी। अगला क्वेश्चन है, रामाश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है, रामाश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है, यह ए रामश्चियन प्लस उति, बी रामश्चिनोति, सी रामश्चिनोति, या डी रामश्चिनोति। आंसर है रामस प्लस चिनोती में श का च वर्ग से योग होने पर स्थिति में सुर से स के स्थान पे श आदेश होकर के रामस चिनोती रूप में सिद्धि हुई है। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा डी रामस चिनोती। अगला क्वेश्चन है, भावुका शब्द का संधि विच्छेद होगा, ए भौ प्लस आउक, बी भो प्लस बुक, सी भाव प्लस उक, या भौ प्लस उक। यहाँ पे आंसर देखिए, भौ प्लस उक प्लस भावुक, यहाँ पर भौ का औ यच है,
तथा उसके पश्चात उ यच है, अतः अयोचवाया है सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश होकर के भाव रूप में सिद्ध हुआ है। तो सही आंसर होगा हमारा भाव प्लस उक। अगला क्वेश्चन है, हरि बंदे पद में संधि होती है। ए मनुस्वार सूत्र से, बी झलास झस झसी सूत्र से, सी यचो यवाहाय सूत्र से, या यतो रोलुप्तता दलपते सूत्र से, लुते स्वर से। आंसर है हरि बंदे में ऊम हरि प्लस बंदे, यहाँ पर हरि मात्र पद है, इसके पश्चात वह हल है, अतः मनोस्वर सूत्र में हरिम के म को अनुस्वार आदेश होकर के हरि ही बंदे स्वरूप बनता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मनुस्वार सूत्र से। यहाँ पे सही आंसर है मनुस्वार सूत्र से। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग से सिद्धस्त हैं? महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्त हैं? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस, या बी शांत रस। आंसर है सी एको रस करुणे निमित्त भेदात। यह उक्ति भवभूति विचरित उत्तर रामचरित की है। इसमें महाकवि भवभूति स्वमेव करुण रस को ही प्रधान कहते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर रामचरित भी रस की दृष्टि से करुण रस प्रधान नाटक ही है। तो यहाँ पे क्या है, करुण रस एको रस, ये हमारा जो श्लोक है, एको रस करुणेव निमित्त भेदात, मतलब एको रस जो है वो करुण रस ही है, बाकी रस गौण है उसके सामने। अगला है हमारा इको विश्यत शब्द का अर्थ है इकोन विश्यत। ए 21, बी 19, सी 51, या डी 91। अब यहाँ आंसर दिया है, ये हिंदी है और ये संस्कृत है। 21 का एक विशत, 19 का इकोन विशत, या 51 का एक पंचाशत, या 91 का एकन्वित। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी। सही आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प है विप्रह गा ददाति, बी है विप्रश्य गा ददाति, सी विप्राय गांग ददाति, या डी विप्रे गा ददाति। आंसर है कर्मणा यमदा विप्रैति संप्रदानम से विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई, तथा चतुर्थी संप्रदाने सूत्र में विप्र में चतुर्थी विभक्ति होकर विप्राय गाय ददाति रूप का वाक्य बना है। तो ये हमारा सही आंसर होगा विप्राय गाय ददाति। हमारा सही आंसर होगा विप्राय गाय ददात। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश में किससे संधि की गई है? ए वृद्धि रेती रेची, बी इलास जस झसी झलास जस झसी, सी आद गुड़ह, या डी अकह सवर्णे दीर्घ। यहाँ दिया है हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, यहाँ पर तारकोत्तर वर्ती आकार के बाद उ है अतः, आद गुण से उ है अतः, आद गुण से दोनों के स्थान पर ओ गुणादेश होकर हितोपदेशी रूप बना है। हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी आद गुण। हितोपदेशी में किससे संधि की गई है? तो आद गुण से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगिनी पुरुषा सिंघम
पैती लक्ष्मी वाक्य में उद्योगिनी पद में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे उद्योगिनी में कौन सी विभक्ति है? विकल्प में है ए तृतीया, बी द्वितीया, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। आंसर देखिए यहाँ पर उद्योगिनी पद में द्वितीया विभक्ति है, तो सही आंसर होगा हमारा उद्योगिनी में द्वितीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन है चौराद्र, चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। विकल्प है अकथित च, बी भित्रानार्थात भय हेतु च भय हेतु, सी एनांग विकारः, या डी ध्रुवमो पाए पादानम। आंसर देखिए चोराद विभेति में भय का कारण चोर है, अतः यह अपादान संज्ञा यह अपादान संज्ञक भिन्नार्था भय हेतु सूत्र से होता है तथा अपादेन पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति है। भिन्नार्थानाम भय हेतु अर्थात जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा, सही आंसर क्या है हमारा भिन्नार्थम भय हेतु, सही आंसर हमारा है बी। अगला क्वेश्चन है अद्य अह पाठ न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद है। विकल्प है अद्य, बी अह, सी पाठ, या डी पठिष्यामि। आंसर है अद्य अह पाठ न पठिष्यामि में अद्य अव्यय पद है, क्योंकि इसका रूप नहीं चलता, अर्थात यह अब सभी लिंग वचन तथा विभक्ति में एक समान प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ए अद्य। अगला क्वेश्चन है निमर्छिकम समस्त पद का समास विग्रह होता है। विकल्प है निर्गता मच्छिका अस्मात् सह, बी निर्गता मच्छिका अस्मिन् सह, या सी मच्छिकाणाम अभावः, या डी इसमें कोई नहीं। आंसर देखिए निर्मच्छिकम प्लस मच्छिकाणाम अभाव, यहाँ पर अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द अव्यय की भांति प्रयोग में आता है। प्रायः यह नपुंसक प्रथमा एक वचन, नपुंसक प्रथमा एक वचन में होता है। निर्मक्षिकाकम मच्छिकाणाम अभावम मक्खियों का अभाव में अभाव अर्थ में वर्तमान निरअव्यय का सुबंत मच्छिकाणाम के साथ समास हुआ। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सी। अगर हम इस आंसर को सही से अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हमारे पढ़ाने के बाद भी आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक जो है शब्द उनको ध्यान से देखिए और लिखिए, ताकि लिखने की भी हैबिट बनती रहे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 90, रुच्यनार्था प्रियमाण सूत्र में रुच्य धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती वह है। विकल्प है ए तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी, या डी चतुर्थी। आंसर में है रुच्यनार्था प्रियमाणम, अर्थात रुचि तथा उसके समानार्थ धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले जो चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसमें हम प्रसन्न होने का विभक्ति होती है, वहां पे चतुर्थी विभक्ति। जैसे हरे रोचते भक्ति, यहाँ पे रोचते जो है प्रसन्नता को लेके है, तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी चतुर्थी विभक्ति। आशा करते हैं आज का जो हमारा ये संस्कृत का वीडियो है आपको समझ में आएगा, और मेरे बाद में जैसे मैं आज वीडियो की क्लास जो ली हूँ इसको आप बार बार स्किप कर करके इसको पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, तो संस्कृत बहुत कठिन नहीं होता है, उसको आप आसानी से कर लेंगे ताकि एग्जाम में कहीं भी फंसने का डर ना रहे। तो आज हम ये 2014 का जो है संस्कृत का पेपर हमने सॉल्व कराया।
जिसमें आपको सारे क्वेश्चन और आंसर सब एक साथ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आशा करते हैं आज इससे अच्छे से बेहतर तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी और आप आगे से इस तरह के जो है वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।